नमस्कार दोस्तों, काव्य कविता साहित्य रचना विचार ग्राइंडर बातचीत में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मिडिल क्लास। राजेश भाई, ये मिडिल क्लास आखिर है क्या? ना हम अमीर हैं ना हम गरीब हैं, जो बीच में लटका हुआ है जी। वो लगता है कि मिडिल क्लास है। मतलब आखिर एक ये मिडिल क्लास पे समझ नहीं आता कि क्या ये पैसे वाला है, क्या ये नहीं पैसे वाला है, गरीब है, वो डेली कुआं खोद रहा है, मींस डेली का अपना उसको रोजगार मिल रहा है, डेली कमा रहा है, कल उसको रोजगार नहीं मिलेगा, कल उसको धंधा नहीं मिलेगा तो अपना परिवार नहीं चला सकता। अमीर वो है जो अपनी लाइफ आराम से जी सकता है अगर वो काफी टाइम तक काम ना करे। ये मिडिल क्लास आपके हिसाब से क्या है, और हम मिडिल क्लास के लिए क्या, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, आप बता रहे, मैं समझ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, तो मिडिल क्लास की जैसे आपने कही कि मिडिल क्लास, आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास कहीं ना कहीं अपने डेफिनेशन ढूंढ रहा है। हाँ, अपने डेफिनेशन ढूंढ रहा है कि आखिर मैं हूं कौन। हाँ, मैं क्या हूं। कि उनको ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास हूँ मैं, अपर क्लास। उनको दो चीज़ पता है कि अपर क्लास क्या है और लोअर क्लास क्या है, दो चीज़ पता है, और वो बीच में फंसे हुए, उनको पता नहीं कि मिडिल क्लास क्या है। ऐसा जहन में उनको आता है। तो उनको जो ऐसी जो इनसिक्योरिटीज़ आती है कि मिडिल क्लास क्या है, ऐसी फीलिंग इसलिए आती है उनको कि वो ऐसे जगह पे फंसे हुए, उनको पता नहीं है कि मैं डेफिनेशन क्या है, कि मुझे आगे बढ़नी है तो आगे क्या बढ़ सकते हैं। मैं क्या आगे बढ़ रहा हूँ अपर क्लास में जाने के लिए, या फिर मैं नीचे जा रहा हूँ लोअर क्लास में। तो ऐसे जगह पे अटके हुए मिडिल क्लास। बट मिडिल क्लास की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास को किया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है रैशनल लोग मिडिल क्लास में ही रहते हैं। ठीक है, तो विचार जो है, और इनोवेशन जो है मिडिल क्लास से ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, कि वो अपने आप को जो है फाइंड आउट कर रहे कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कि अटके पड़े, क्या हो क्या रहा है। मतलब मिडिल क्लास ये खोज रहा है कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है क्या। और दूसरा चीज, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, और टैक्स पे करने के बाद बिल्कुल मिडिल क्लास ये सोचता है कि मैं गरीब हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल भी है, और ये बात जानने के लिए भी है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी इनकम टैक्स में भी, सब कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट किया गया, वो भी मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के थ्रू ही सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ उनका। तो ये लोग अटके हैं इसलिए, जैसे कि हम लोग भी हैं मिडिल क्लास है, हम लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, ऊपर है कि नीचे। ठीक है, कंफ्यूजन में अटके पड़े कि आखिर टैक्स इतना जा रहा है, जा कहाँ रहा है, और हमारे लिए हो क्या रहा है, क्या हम सिर्फ अर्न कर रहे हैं। आप जैसे कि कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी, कि आप साल भर कमाते और 5 महीने तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हैं, जैसे टैक्स आप भरते। मतलब अगर आप साल भर कमा रहे हो, हाँ, बिल्कुल। मतलब 12 महीने में जो 5 महीने की सैलरी है, 6 महीने की सैलरी है, सरकार को रख दे वो रहा आप अपना टैक्स दे रहे हो, और जिसकी आपको कोई सुविधा नहीं। ये जो है, अभी हमारे वित्त मंत्रालय में कहा भी गया था कि टैक्स लाइक ब्रिटेन एंड सर्विस लाइक सोमालिया। इट इज़ वेरी ट्रू। नहीं, ये बहुत सच है। बिल्कुल। अब बहुत सच है आपकी बात, बिल्कुल। मतलब ये सोचने का और चिंतन का एक विषय है। अब देखिए, एक आदमी, मान लो कोई भी बंदा हो, एक होती है इच्छाएं और एक होता है डिजायर। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए, एक डिजायर्स है आवश्यकताएं और जरूरतें, और एक डिजायर कि जरूरतें पूरी होगी, उसके आगे की इच्छा है। जी। तो हम लोग तो, एक जो मिडिल क्लास जो बंदा है, वो बेसिक नीड्स पे ही जी रहा है। वो अपना घर छोड़कर आया था घर बनाने के लिए, वो आज भी घर बनाने के लिए जी रहा है। अगर आप कोई भी जॉब वाले व्यक्ति से बात करोगे तो उसकी सैलरी बोलता है 5 तारीख में सैलरी खत्म या 10 तारीख में सैलरी खत्म। उसका कारण कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में जा रहा है। बिल्कुल।
घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, उसके बाद उसकी सैलरी खत्म। तो सेविंग क्या है? कि जी आपने जो बोला कि जिम्मेवारी है, अगर जिम्मेवारी को देखा जाए तो मिडिल क्लास सिर्फ अपने घर की जिम्मेवारी और अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा है, वो देश की भी जिम्मेवारी उठा रहा है। और टैक्स सबसे ज़्यादा कलेक्शन उनसे हो रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है। और कुछ करना भी चाहते हैं तो देखिए, टॉप क्लास में क्या है कि टॉप क्लास में अगर सही मायने में बोलूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि वो तो टैक्स बिल्कुल देना नहीं है, वो टैक्स देंगे नहीं। उनको पता है लूप होल्स, उनके बहुत सारे मतलब जो जो चीज है जहां से वो बचा सकते हैं बचा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। मतलब मैंने एक बंदे से सुना था कि एक मिडिल क्लास बंदा गाड़ी खरीदता है तो वो उसके लिए नीड नहीं है, वो उसके लिए लग्जरी में आएगा। जी आपने जो गाड़ी का कॉन्सेप्ट रखा, तो मिडिल क्लास जो है गाड़ी खरीदता है। मिडिल क्लास जो गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी खरीदता है। एक सरकार के खाते में जाता है और दूसरा आपके घर खुद पे के आता लिए। है। तो एक बार ऐसी मेरी बात हो रही थी। तो पहले क्या होता था, आदमी शहर में घर बनाता था। अब शहर में घर इतने महंगे हो गए कि आदमी शहर में घर बना ही नहीं सकता, तो उसको शहर की बाउंड्रीज बोले तो आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट होता था पहले घर बनाएगा फिर गाड़ी बनाएगा, मगर आज के टाइम में कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले गाड़ी बनाएगा, क्योंकि वो शहर में घर ले ही नहीं पाएगा, बाहर घर लेगा रेंट ईएमआई पे, लोन में घर लेगा और लोन इतना चुकाएगा कि उसको शहर में आने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। बेसिक बस सर्विस सुविधा होगी नहीं। जैसे अगर आप बेंगलोर में ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हो या एक आउटस्कर्ट्स में रह रहे हो, अब डेली का कम्यूट जो होता है वो आप बिना पर्सनल व्हीकल के कर ही नहीं सकते। आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बेंगलोर में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बॉम्बे में और दिल्ली में ये चीज़ आपको थोड़ा अलग लगेगा बेंगलोर से, कि आप वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप कर सकते, क्योंकि वो जो सिटीज़ हैं तो वो बहुत लॉन्ग मतलब डेवलप होने में बहुत लंबा समय लगा है। बहुत पुरानी सारे सिटीज है। हाँ, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस को भी देखे हैं, बट स्टैब्लिश्ड है। बट ये जो बेंगलोर है, बेंगलोर का डेवलपमेंट जो है अचानक से 20 साल 30 साल अगर मैं बोलूँ तो सही से 30 साल में ग्रोथ हुआ है इनका। और ये न्यूली डेवलपमेंट जो हो रहा है सिटी कि अभी आईटी ग्रोथ पे है। और आईटी ग्रोथ की वजह से जो मिडिल क्लास का जो जनरेशन एक नया बना, हाई इनकम मिडिल क्लास का जो जनरेशन बना, और सारे अगर देखेंगे बेंगलोर में भी तो 90% जो है इमिग्रेंट्स हैं। अगर देखेंगे तो बाहर से लोग आके कंट्री के सारे अलग अलग जगह से लोग आके काम, अलग अलग सिटीज के, यहाँ सिटी के लोग यहाँ पे आके इनको कंट्रीब्यूट करके बढ़ाया। तो ये जो सिटी है आगे तो बढ़ा, एक इनकम में आगे बढ़ा, टैक्सेस भी है गवर्नमेंट के आगे बढ़ा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको फॉलो कर रहा है। बाकी दूसरे सिटीज़ में क्या है कि पैरेलल है, थोड़ा आगे पीछे, बट यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि सडनली आपका जो है इनकम और जो आईटी बूम की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। पर जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो वैसा ही है, थोड़ा पीछे है। तो इसमें गाड़ी जो है मिडिल क्लास को लेनी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। जैसे आप मुंबई से हो, तो आपके जैसे आपने मुंबई का भी एक्सपीरियंस है और बेंगलोर का भी है। जैसे बेंगलोर में हम आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, क्योंकि सिटी में घर बनाना बहुत बहुत मतलब हद से ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप रेंट पे ही जाओगे तो 2 BHK का रेंट 40,000 50,000। तो एक एक मिडिल क्लास आदमी जैसे हम जैसे मिडिल क्लास आदमी के जहन में आएगा, दिमाग में आएगा कि मैं आउटस्कर्ट्स में ले लूं, 40-50,000 मेरी ईएमआई चली जाए तो कम से कम मेरा एक एसेट तो बन जाएगा। क्या ये सेम सीन मुंबई में है? मुंबई में बिल्कुल अलग है यहाँ से। वहाँ पे मुंबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मैक्सिमम जो वहाँ के रियल एस्टेट माफियाज है वो कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ब्लैक मनी सारा जो है वो रियल एस्टेट में है। आप अगर आपको लगेगा कि इकॉनमी अगर डाउन जा रही है, रिलेटिवली अपॉर्चुनिटी है दूसरे सेक्टर में, लिक्विडिटी क्रंच अगर है मार्केट में, तो भी आपका रियल एस्टेट वहीं पे रहेगा। आपका जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन जा सकता है, मनी मार्केट और क्रेडिट मार्केट भी उसका जो है क्रंच नीचे जा सकता है।
बट आपका रियल इस्टेट जो है वहाँ पे उससे आगे देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पिछले साल भी अभी 12 to 13% का जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला रियल इस्टेट में। बिकॉज जो लोगों ने पहले जो रियल इस्टेट में माफिया जो पैसे ब्लैक मनी है उसमें इतना लगा है कि आप लेने जाएंगे, आप ईमानदार है, टैक्स दे के पैसा भरते हैं, आपके पास पैसा है, आप लेने वहाँ जाएंगे भी तो आपको उससे कम में आपको डील नहीं मिलेगी। वो खाली पड़ा है, इन्वेंट्रीज है रियल इस्टेट के पास। सर ये जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी और रियल इस्टेट कंपनीज है, आपको इन्वेंट्री है लेकिन वो लेवल से कम में आपको देंगे नहीं। मतलब आपसे पैसा लेंगे, मतलब आप, क्योंकि जो जिसके पास नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जो ब्लैक मनी जिनके पास है, तो अगर 5 करोड़ का अगर फ्लैट है तो वो 1-1.5 करोड़ अगर कैश में देते हैं तो जो बिल्डर है उसका इनकम टैक्स या फिर जो है ब्लैक मनी उसका पूरा हो गया। नहीं तो ये शायद ये कॉन्सेप्ट ये बेंगलोर में भी है। बैंगलोर में भी, सिटी में है कुछ जगह पे, हाँ सिटीज में है। ये बेंगलोर में भी है ज़्यादातर। और बेंगलोर में एक है कि ज़्यादातर लोगों पे इतना हार्ड अमाउंट है ही नहीं। वो जो भी होगा जनरली मान लो कि 100% का कोई फ्लैट की कीमत है तो 20% उसको देना पड़ता है। यानी अगर 1 करोड़ की कीमत है बिल्कुल, तो 20 डाउन लाख देना पेमेंट। पड़ेगा और बाकी उसका ईएमआई। मेरा सवाल ये था आपसे थोड़ा, हम यहाँ कि जैसे हम आउटस्कर्ट्स में बेंगलोर में रह रहे हैं तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हम मान लो डेली का जो कम्यूट है वो हम चाहेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना चाहते हैं, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता। नहीं है तो क्या, तो इसके लिए हमारा एक मतलब हमारी गाड़ी जो है, हमने गाड़ी के ऊपर जो बात करी थी, तो गाड़ी हमारी एक तरीके से सोचा जाए तो लोग सोचेंगे कि गाड़ी घर एक की लग्जरी का साधन है। और जो गाड़ी ले रहे हैं आप, गाड़ी के ऊपर जो खर्च हो रही है, आप जो ईएमआई भर रहे हैं, वो अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हेल्थ है वो अच्छा रहता था, आपको गाड़ी अगर नहीं लेनी पड़ती थी, तो वो गाड़ी के पीछे जो और जो भी खर्चे हैं टोटल, वो आप एक घर लेके ईएमआई इजीली वो जो खर्चे आपके गाड़ी के उसमें जा सकते थे। तो एक तरह से बुरी तरह से निचोड़ा जा रहा है जो मिडिल क्लास है। तो जैसे मैंने सुना था कि कोई बंदा व्यापारी है वो गाड़ी को भी लोन में दिखा सकता है, मींस उसमें भी वो क्लेम कर सकता है। हमारा जो होगा वो हमारा पर्सनल लोन होगा, हमारा उसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर जो व्यापारी आदमी है वो उसमें बेनिफिट उठा सकता है। तो और एक तरीके से देखा जाए कि गाड़ी हमारे लिए, लोग सोचते हैं कि गाड़ी एक लग्जरी है, मगर गाड़ी हमारे लिए लग्जरी नहीं है, गाड़ी हमारे लिए एक बेसिक नीड है। क्योंकि हम शहर में घर ले नहीं सकते, हम घर लेने के लिए हम बाउंड्रीज पे जाएंगे, बोले तो शहर के आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, फिर वहां से हमको डेली का साधन मिलेगा नहीं, तो हमारी मजबूरी है गाड़ी। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया कि ये जो है कि अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़े दोषी बताया जाए तो कल्चर है। बिकॉज जो आईना दिखाया जाता है कि सबसे बड़ी आप हम ऑन कर रहे हैं चीज़ों को, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, ये जो ऑन करना होता है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, इकोनॉमी ऑलरेडी रिग्ड है। हम लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं जो कि वेस्ट का सिस्टम है। कैपिटलिज्म में अगर आप ऑन करते तो आपको सारी लाइबिलिटी देनी, अगर आप पर्सन हैं, आप अगर एम्प्लॉई हैं, एज अ पर्सन है, तो आप वो सारे लूप होल्स को अवेल नहीं कर सकते जो कि कंपनीज को मिलती है। कंपनी भी एक एंटिटी है, जो जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड है या फिर लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो कंपनी में क्या है कि कंपनी भी एक एंटिटी है। वो जैसे आप है तो उसके जैसे एंटिटी, बट उनको जो सिस्टम जैसा रिग किया गया तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप अपना लॉस भी दिखाएंगे तो लॉस के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक लिमिट है एटीसी के, जैसे कि इनकम टैक्स में हो गए, आप बाकी सब जो लोन्स लाइबिलिटी है उसमें भी लिमिटेशंस है कि आप अगर जॉब करते हैं तो भी आप इतना ही लाइबिलिटी को शो कर सकते हैं। बट कंपनी के साथ वैसा नहीं, कंपनी एंटिटी है लेकिन लाइबिलिटी जो है
वो माइनस होने के बाद जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स मैं समझ गया। मतलब आप इन शॉर्ट अगर इसको सरल भाषा में बोलना चाहो तो आपके पास एक रिजिड सिस्टम है, आप इसके अलावा कुछ अपना बेनिफिट दिखा नहीं सकते हो या इतना अपना लॉस इससे ज्यादा दिखा नहीं सकते हो कि आपको एक बेनिफिट मिले। मगर कंपनी जो होगी वो गाड़ी भी लेगी, वो उतना लॉस दिखा देगी कि उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि वो कंपनी को जो ओन कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक, तो वो फकीर आदमी है, अगर बताया जाए तो मतलब कहा जाए तो एक फकीर है वो। एक जो जॉब कर रहा है वो फकीर होना चाहिए पर वो फकीर नहीं है। मगर एक जो कंपनी का मालिक है उसके पास सब कुछ है पर वो फकीर है, दिखाता फकीर है। तो अब ये आता है, जैसे क्या होता है, एक बच्चा है, उसका सपना है, उसके माँ बाप का सपना है, बिल्कुल ठीक है। एक जैसे छोटे शहर में या कोई भी शहर में उसके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, यहाँ से लोन लेके वहां से लोन लेके, एक एक आम आदमी, एक आम भारतीय। बिल्कुल। अब उसका सपना होता है मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, कमाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो, घर बनाए, बंगला बनाए, नाम कमाए। मगर जब पूरा एफर्ट बच्चे में लगा देते हैं, बिल्कुल। बच्चा भी चाहता है कि मैं भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं, एक आम परिवार में। बिल्कुल। मगर जब बच्चा हकीकत से हूबहू होता है, उसको देखता है, वो शुरू में खूब मेहनत करता है, नौकरी करी, फिर उसको देखता है कि मैं जो कमा रहा हूं उसमें मैं ना तो अपनी डिमांड पूरी कर पा रहा हूं, अपनी जरूरत है, बेसिक नीड्स, कोई वो नहीं, एक सामान्य जरूरत है। और उसके बाद जब वो उस पल को सोचने बैठता है कि मेरे माँ बाप ने इतना किया, मैं रिटर्न में कुछ कर भी नहीं पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेट आ जाता है। और उसका कारण जो मुझे लगता है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि मैं एक शहर में पैदा हुआ, उस शहर में मैंने सोचा कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं डॉक्टर बनूं या मान लो मैं इंजीनियर बनूं। मैंने तैयारी करी, मेहनत करी, मैं इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद मैं कोई बड़े शहर चला गया, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। अब वहां शिफ्ट हो गया, अब पैकेज मिला, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मगर बाद में धीरे धीरे आदमी रेंट के चुंगल में फंसता है, या मान लो उसके दिमाग में एक इच्छा होती है कि वो एक घर बनाए, तो वो घर बनाना ही उसको इतना महंगा पड़ जाता है कि उसको लगता है कि वो गरीब है। मान लो अगर कोई बंदा लाख रुपए महीने कमा रहा है और उसकी ईएमआई 50 से 60 हजार रुपए, 40 हजार बेंगलोर में, अब 2 BHK का 1 BHK का एक कोर शहर में ले लो, उतना रेंट है, तो दिमाग में जहन में आएगा कि मैं घर बना लूं। अब घर बनाएगा तो उसकी ईएमआई इतनी आएगी, और ईएमआई ऐसा नहीं है 1 महीने के लिए, ईएमआई जाएगी 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो उसके दिमाग में ये आएगा कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके, एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके क्या किया, तो क्या वो अमीर है या फिर वो गरीब है? आखिर मिडिल क्लास है क्या? वो अमीर है या फिर गरीब है? जी, ये जो मिडिल क्लास है तो सबसे अगर इसमें देखा जाए तो मिडिल क्लास को जो आज़ादी में जीनी चाहिए जैसे कि बाकी सब कंट्रीज़ में होती है, जो मिडिल क्लास को, जो युवा है बेसिकली मिडिल क्लास में मैक्सिमम, अगर हम अपने देश की बात करें तो युवा, तो उनको जो मिडिल क्लास में जीना चाहिए, वो मिडिल क्लास ने एक्चुअली मैं अगर कहना चाहूँगा तो वो बर्डन क्लास है, वो सिर्फ बोझ ढो रहे हैं। मिडिल क्लास एक बर्डन क्लास है, ये सोचने का विषय है कि बर्डन ढो रहे हैं कि उनके, वो जैसे कि आपने कहा कि उनका घर से भी घर वालों से भी एक्सपेक्टेशन होता है, समाज से भी एक्सपेक्टेशन होता है, वो भी कुछ करें, और वो युवा खुद ही होते हैं तो उनको भी रहता है कि हम कुछ और बहुत अच्छा करें। तो उनकी जब भी प्लेसमेंट होती है स्टडी के बाद, तो जब भी फर्स्ट प्लेसमेंट होती है बहुत अच्छा लगता है उनको, सब कुछ अच्छा अच्छा हरा हरा जैसा वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। लेकिन जब भी जिम्मेवारियाँ आती है और एक्सपेक्टेशन जैसे रहते हैं, जैसे घर में भी घर वालों से भी एक्सपेक्टेशन थे इतनी पढ़ाई करे, समाज में भी रहती है क्योंकि जुड़ाव रहता है कि
कर क्या रहे हैं, ठीक है। बट जैसे कि पहले के अभी जो स्ट्रगल है, अभी के स्ट्रगल जो है एकदम युवा लोग जो स्ट्रगल यहाँ पे उसको झेलते हैं, वो एक अलग लेवल का है। घर को भी देखना है, आने वाले परिवार को भी देखना है, अपने आप को देखना है, और जहाँ पे नए जगह पे आप शिफ्ट हुए हो वहाँ के पूरे स्ट्रगल को देखना है। आपको पूरा इकोसिस्टम बनाना है, परिवार बनाना है, और अपने घर वालों को भी देखना है। इतनी जिम्मेवारी, और सोसाइटी में भी आपको वो मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो आप वो जो बर्डन होता है, आप उसके बर्डन में आप युवा होते हो तो उसको तो झेल लेते हो, लेकिन जब जैसे ही युवा होते हो आपका जो सेकंड फेज आता है, एक लेवल के बाद, हाँ, एक लेवल के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहां से एक दिमाग में एक विचार आया कि एक मिडिल क्लास होता है कि उसको सोसाइटी में रहना भी है, अपने आप को दिखाना भी है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि किसी ने आपको इनवाइट किया, मान लो आपको इनवाइट किया, सोचना इनविटेशन के बाद आपको जाने का मन है, मगर आपके जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं गिफ्ट खरीद लूं और उसको दूं। जी, आपको वहां पे भी वहां भी आपको सोचना पड़ता है, सोच के जवाब भी देना पड़ता है, और जाना भी है। तो मिडिल क्लास की लाइफ इतनी कोई इजी नहीं है। बिल्कुल। तो एक ये दिमाग में आता है कि मिडिल क्लास एक वो गरीब है जो कह नहीं सकता कि वो गरीब है। जी, ये मिडिल क्लास, ये आप जैसा गरीब है, तो जैसे कि लोग बोलते हैं गरीब और अमीर, वो वैसा नहीं देखा। अगर देखा जाए कि मिडिल क्लास है क्या, अगर उसकी डेफिनेशन कहा जाए, ये मिडिल क्लास वो है कि देश की भी ज़रूरत पूरी कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि टैक्स के थ्रू कर रहा है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कर रहा है, आप उसको मान सकते हैं। फैमिली के देख रहा है, और बाकी जो फैमिली और समाज के लिए देख रहा है, सब कुछ देख के समझ के अपने आप को, मन को जो दबा के भी वो कंफ्यूज हो जाता है कि सब कुछ देखने के बाद भी वो है कहाँ, वो अपने आप को फाइंड कर। मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन है कि वो सब कुछ कर रहा है, हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन है, परिवार से लेके, समाज से लेके, टैक्स से लेके, देश से लेके, कहीं ना कहीं आप सब टैक्स दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन है। पर एक बार आप सोचते हो कि मैं कहाँ हूं, क्या ये हमारा, क्या ये सरकारी मुद्दे होने चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल, वो अपनी सारी जिम्मेवारियों में इतना खोया हुआ है कि उसको सिर्फ एक टैग लगा दिया गया कि मिडिल क्लास है, और वो मिडिल क्लास की परिभाषा ढूंढता रहता है कि मिडिल क्लास होता क्या है। उसको पता है कि अपर क्लास क्या है और नीचे लोअर क्लास क्या है। अच्छा, पर उसको ये नहीं पता है कि मैं हूँ कहाँ, मिडिल क्लास हूँ तो हूँ कहाँ पे। अच्छा, मिडिल क्लास में एक चीज और निकल गई है। देखो, एक आदमी गरीब होगा तो गरीब होगा कि भाई वो डेली कुआं खोदेगा, डेली पानी पिएगा, मतलब डेली मजदूरी करेगा, कुछ आय मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा, घर चलाएगा। एक होगा रिच होगा, वो कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठ के मौज ले रहा है, मिडिल क्लास, या वो अपने मन के लिए, पैशन के लिए काम कर रहा है, अपनी ग्रीड या अपनी नीड्स के लिए काम नहीं कर रहा है, और अपनी ग्रीड के लिए काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ना जो गवर्नमेंट है या फिर जो फोर्सेस है, वो मिडिल क्लास अपर क्लास को भी फोर्स नहीं कर सकती है किसी चीज़ के लिए, ना ही लोअर क्लास के। जो लोअर क्लास में बोला, लोअर क्लास नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर किसान भाई लोग हैं, और कहा जाए तो मतलब मिडिल क्लास, समझ गए हम भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम लोग हैं कहाँ, ऐसे जगह। मतलब मिडिल क्लास की आखिर एग्जिस्टेंस है क्या, आखिर मिडिल क्लास है क्या, कौन है ये मिडिल क्लास, क्या ये अमीर है, क्या ये गरीब है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या आप मिडिल क्लास हो तो आपकी कंडीशन क्या है, आपको गरीब होने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल, ये ऐसा क्लास है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट अपर क्लास के लिए सब कुछ कर रही है, अपर क्लास के लिए, और जो नीचे जो लोअर क्लास है वो राम भरोसे जी रहे हैं, राम भरोसे, और उनको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वोट बैंक भी होता है उनका, कि आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको जोड़ के रखते हैं। पर मिडिल क्लास क्या है कि मिडिल क्लास का कोई वजूद ऐसा है कि मिडिल क्लास कहना ही जैसे कि एक तरीके से कि वजूद का ना होना हो गया है, कि वो
समझ नहीं पा रहे कि है क्या, क्योंकि ऐसा निचोड़ा जा रहा है उनको कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हम ये सोसाइटी और कल्चर और जो कंट्री है उसका हिस्सा है, या फिर हम कहीं बाहर से आ गए हैं, या फिर कुछ हम लोग फॉरेन। नहीं, ये सुन के मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। और ये स्वाभाविक है कि पहले कहते थे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, मगर अगर शिक्षा है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मान लो अगर मैं हूं, मेरे शहर में ही आईटी कंपनीज होती तो मुझे बाहर आना पड़ता? बिल्कुल नहीं। मेरा जो घर बना बनाया होता, मैं उस घर में रहता, कोई मेरे पे लोन का खर्चा नहीं होता, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती कि मैं कल अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। मैं कुछ इनोवेशन भी कर सकता था, और इनोवेशन होता तो मेरा देश प्रगति की ओर बढ़ता। हम बचपन में पैदा हुए थे, जब भी डेवलपिंग थे, हम आज भी डेवलपिंग है। क्या ये सोचने का विषय नहीं? बिल्कुल, अगर ये मुद्दा ना होता था तो शायद ये इंडिया में इतनी पार्टियां भी ना होती थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जैसे ही सरकारें हमारे देश में जीतती है तो पहले साल तो बहुत उमंग होता है, लोगों को भी जोश और जुनून होता है कि वो प्रोपागेंडा होता है कि हाँ आप पावर में तो आ गए। लेकिन जैसे ही वो पावर एज्यूम करते हैं उसके बाद उनका जो है अगला जो स्टेप होता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नागरिक होते हैं देश के कि उन्होंने जो वादा किया है, ऐसे लोग जानते हैं कि वादा तो पूरा होता ही नहीं, कि आगे जो है देश के बारे में सोचेंगे, काम किया जाएगा। बट ये सुनकर आश्चर्य होगा बहुत सारे लोगों को कि बट बहुत सारे लोग जानते हैं कि पावर एज्यूम करने के बाद उनका पहला अगला जो होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है हम फिर से पावर में कैसे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखो, आप सब सोचिएगा कि कोई बंदा अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट आता है, अब दूसरे स्टेट की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको वहां की भाषा आए। बिल्कुल। अब वो 20 साल एक बंदा उत्तर प्रदेश में रहा, उसने हिंदी देखी, अब बाहर जाके दूसरे स्टेट की उसको भाषा आती नहीं है, दूसरे स्टेट उसको स्वीकार उसके भाषा के कारण नहीं करेगा। अब कर्नाटक में देख लो, कर्नाटक मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, बहुत प्रेम है, मगर मैं बहुत किस्से सुनता हूं कि कोई बंदा है उसको कन्नड़ नहीं आती, तो उसको आप इंस्टाग्राम में देखिएगा, बाकी में देखिएगा तो थोड़ा सा बुरा लगता है देखने में। ऐसा नहीं है कि भाषा सीखने एक इंटेलिजेंस है, भाषा अंग्रेजी को सीखने में 20 साल लग गए। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते, कन्नड़ तो हमारे देश की भाषा है, उसको हम सीखना चाहते हैं, मगर वो एक इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस हो नहीं पाता। गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इसको वहां की भाषा नहीं आती, उसको स्टेट से निकालो। ठीक है, तो वो एक बंदा भाषा का भी शिकार होता है, वहां के लोकल लोगों का भी शिकार होता है। कोई भी प्रदेश में, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, कोई भी प्रदेश में हो तो उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता है। एक तरफ कहते हैं कि यूनिटी इज डाइवर्सिटी, एक भारत अखंड भारत, यहां हमारी अखंडता कहां चली जाती है कि जब देश को एक करने की बात आती है तो कोई पार्टी के नाम पे कोई पार्टी आएगी, वो ये भाषा के बेस पे प्रोपेगेंडा फैलाएगी, कोई पार्टी आएगी वो कम्युनिटी की, ये लिंगायत कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है, उसके बेस पे प्रोपेगेंडा फैलाएगी। आखिर इंसान कहां चला गया? और उसमें पिसता एक मिडिल क्लास इंसान ही है। बिल्कुल ऐसा, जैसा कि आपने बोला कि ये देश में आप कर्नाटक में जा रहे हैं, कन्नड़ आनी चाहिए आपको, या फिर जो भेदभाव होते हैं महाराष्ट्र कोई भी जैसे उड़ीसा में जाओ उड़िया आनी चाहिए, या केरला में जाओ मलयालम आनी चाहिए, या महाराष्ट्र में जाओ मराठी आनी चाहिए। सब भाषाओं का समान रूप से प्रेम है, मगर क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूं कि मैं भाषा सीख पाऊं? या फिर दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि कोई दूसरे प्रदेश में है, क्या वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो हिंदी सीख पाए? इंटेलिजेंस भी है, ऐसा नहीं है कि हम सीखना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने जैसा ये सवाल उठाया कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी है तो ये स्ट्रेंथ भी है, पर ये जैसा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, तो जो लोग हैं
कि ऐसे सवाल जो उठाते हैं, मैं उनको ये पहले करना चाहूँगा कि आप अगर बाहर जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है कि आप इंडियन हैं, और इंडियन बोल के मैं जानता हूँ कि 60 to 70% लोगों का क्या हाल होता है बाहर में, और पासपोर्ट रैंक कैसी है। इंडियन है, इंडियन बोलने के बाद आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप कन्नड़ा हैं, आप मराठी हैं, आपको इंडियन ही जाना जाता है। और जो रिसेंटली अमेरिका में हो रहे हैं, और उनको पता है कि हमारे भारत के जो लोग हैं वहाँ और पे डाइवर्सिटी कहाँ रही अगर ये सारी चीजें होंगी? ये जो है डाइवर्सिटी में ब्यूटी है, बट डाइवर्सिटी में ब्यूटी है, बट ये जो है वो ब्यूटी आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप जो दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। आप अगर कन्नड़ हैं या फिर आप मराठी हैं, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए ऐसा, तो फिर आप भी कहीं और जाएंगे तो आपके साथ वैसा होगा। आप बाहर जाएंगे किसी कंट्री में तो आपको इंडियन बुलाया जाता है, आपको कन्नड़ा या फिर पंजाबी हो आप, ऐसा नहीं बुलाया जाता। पर ये जो चीज़ है, और आप जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये सारी दुनिया देख रही है आपके व्यवहारों को, और आपका जो एक एक जो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं, हम अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं बाहर में। सही बात है। आप बाहर जाते हैं तो आपको तिरस्कार, आप कन्नड़ ही हो, लेकिन आप जैसे कन्नड़ हो तो कन्नड़ के आपके पड़ोसी ही बाहर जाते हैं तो आपके व्यवहारों की वजह से उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। क्योंकि वो जो है, आप किसी और कंट्री में, अमेरिका में चले गए तो ये नहीं बोलें कि हम कैलिफोर्नियन हैं, हम फिलाडेल्फियन हैं, या फिर हम न्यूयॉर्क वाले हैं। और वो अमेरिकन बोलते हैं अमेरिकन बोलते हैं। बेसिकली। बट आप इंडियन में प्राउड तभी आ पाएगा कि आप इंडियन अपने आप को फील करेंगे। अंग्रेज़ों ने जो दे के गए हैं, उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो दे के गए। हम लोगों के जो लीडर थे, उन लोगों ने कोशिश किया कि ये सब चीज़ें जो हैं, डिफरेंसेस या रेसेस के जो स्लर्स है, रेसेस रिमार्क्स है, ये सब एक यूनिटी इंडियन अगर हो पाए। बट अगर आप नहीं हम रियलाइज़ करें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर्ट नहीं हो रहे, कोई और हर्ट हो रहा है, और आने वाले समय में आप नहीं हर्ट हो रहे हैं तो आपके आने वाले बच्चे ज़रूर हर्ट होंगे। अगर मैं भाषाओं को भारत में ये बोलना चाहूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के टर्म्स में, कि हर भाषा एक फूल है। जैसे कन्नड़ एक गुलाब का फूल, मराठी एक चमेली का फूल, हिंदी एक चंपा का फूल, और ये सब फूल की सुगंध इतनी अच्छी है कि हमको एक करती है। अगर मैं चंपा से बोलूं कि तुम गुलाब की फूल लाओ तो ये कहां से ला सकते हैं? और कहने का मतलब ये है कि हर भाषा एक दूसरे का सम्मान करती है, एक दूसरे से प्रेम करती है, मगर ये एक इंटेलिजेंस है कि हम उस भाषा को कैसे सीख पाए। ये ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं चाहते, मगर इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि सीख पाए। ये अंग्रेजी को सीखने में भी 20 साल लग गए। बिल्कुल, अंग्रेजी को सीखने में 20 साल लगे। और दूसरा कि जैसे कि ये अगर मैं बोलूँगा कि पॉलिटिकल प्रोपागेंडा रहता है, उसमें आप पढ़ेंगे, आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, जो भी स्टेट में, स्टेट है महाराष्ट्र में, और पंजाब में है। लेकिन आपको क्या हो जाता, आपको ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल प्रोपागेंडा में पॉलिटिशियंस का फ़ायदा है। उनके बच्चे बाहर फॉरेन में पढ़ाई करेंगे। इंडिया में कोई मुझे लगता नहीं कि शैक्षणिक उतनी इंस्टीट्यूशंस है, या फिर आप पढ़ाई करेंगे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे सरकारी स्कूल में, या फिर आप लोकल पढ़ा रहे हैं। आप जिनका नैरेटिव और जिनका जो मोटिवेशन लेके आप आगे जा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे कंट्री में पढ़ रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हैं? आपका नुकसान हो रहा है। आपके कंट्री में बाहर के लोग, आपके जो स्टेट है, बाहर के लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो रोजगार उत्पन्न कर और रहे हैं। वो बाहर के भी आ रहे हैं, वो आपके ही हैं। एक भारत, अखंड भारत। कर्नाटक हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सोच लें, जो उन्होंने पूरे देश को एक किया, तो एक अखंड भारत। मगर मिडिल क्लास आदमी इन सब चीज का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, ये प्रोपागेंडा में पड़ जाते हैं, पर उनको पढ़ना नहीं चाहिए। उनको अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली आप उनको ज़्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए। बट कुछ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्रिमिनल लोग हैं, जिनको प्रमोट करती है पॉलिटिकल पार्टियाँ, ताकि आप लोगों को तोड़ सके, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए।
अगर हो सके तो आवाज़ उठाए, नहीं अगर आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप उसका सपोर्ट भी मत कीजिए। चुप बैठ जाओ, आप कुछ मत सपोर्ट करो। नहीं करेंगे तो वो भी आपका जो है सपोर्ट करने जैसा है, होगा। सपोर्ट नहीं करे तो आपका जो है सहयोगी हो गया वहाँ पे। सही बात है। तो बेटर है कि बुरी चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी ऊपर आएगा। भी आएगा। आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके परिवार बच्चे के ऊपर आएगा। आज कर्नाटका आगे है, कल यूपी आगे होगा। ये तो पावर डायनेमिक्स है। पावर कभी भी किसी के साथ नहीं रही। पहले भी हो गए, कभी मुग़ल के पास थे तो कभी अंग्रेज़ के पास है, अंग्रेज़ के पास से फिर किसी और के पास गए, अभी किसी और के पास है। कांग्रेस के पास थी और अभी बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास से फिर किसी और के पास भी जाएगी। पर उसमें नुकसान क्या होगा कि अगर कल यूपी में अगर और किसी और क्षेत्र में, किसी भी भारत के किसी और क्षेत्र में अगर रोज़गार हो गया और आपके लोग जो माइग्रेट होके जाएंगे तो जो हाल आज हो रहा है, और मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ उससे भी बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, नफ़रत जो है सिर्फ नफ़रत को पैदा कर सकती है, और नफ़रत जो है, एक नफ़रत जो है उससे ज़्यादा नफ़रत को पैदा कर सकती है। बिल्कुल तो सही ये बात। चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये करना, आप देखिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं और आप जिसके लिए नारा उठा रहे हो उसके बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और सही बात आपके है। बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। सही बात है। वो कौन से समूह में जा रहे हैं, किससे उनका उठना बैठना है, कौन से समाज में रह रहे हैं, किनसे बात होती है, और आप किस समाज में, जिसका नारा आप उठा रहे हैं, आप किस समाज में हैं, आपको क्या मिल रहा है। सही बात है। बिल्कुल ये सही बात समझना है। देखो, बिल्कुल एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो कहीं बाहर नौकरी करने आ रहा है। मान लो यूपी का बंदा महाराष्ट्र आ रहा है या कहीं और का बंदा बेंगलोर आ रहा है। अगर उसके ही शहर में सब कुछ होता तो वो शायद नहीं आता, मगर हमको एक भारत, अखंड भारत होने के लिए आना पड़ता है, मजबूरी है। मैं हर प्रदेश से रिक्वेस्ट करता हूं, ये एक सवाल नहीं है कि यूपी में कितने हजार इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर उसका कंपैरिजन करें, उसके कंपैरिजन में आईटी कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज नेग्लिजिबल है। तो आप एक देखो, एजुकेशन हब और उसके करस्पॉन्डिंग कंपनीज नेग्लिजिबल, आदमी कहां जाएगा। मेरा कोई पार्टी से कनेक्शन नहीं है, कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मगर एक देश का नागरिक होने के कारण मेरा सवाल उठाना या बोलना मेरा फर्ज होता है। बिल्कुल, ये प्रोपागेंडा में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि इंसाइट करते हैं, उन लोगों के स्लीपर सेल्स होते हैं, उन लोगों का जो है पूरा प्रोपागेंडा मैकेनिज़्म होता है उन लोगों का, उनके बहाव में नहीं जाना चाहिए। अभी ये तो मिडिल क्लास के लिए कुछ कोई कर नहीं रहा, अभी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। अगर पता चलेगा उनको कि आप इतना पैसा कमा रहे हो तो कल के डेट में उनका इनकम टैक्स का जो है आपके पास नोटिस आ जाएगा। और इनकम टैक्स के ठीक बारे है, में आप जानते तो ही मैं हो। तो ये कहूँगा कि आप इनकम टैक्स के नोटिस को देखे और बच्चे को देखे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और ये नहीं कि हाथ में झंडा दे दिया तो झंडा लेके आप एक मैं मूवी जो है सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो हिम्मत वाला था, हुकूमत मूवी थी, धर्मेंद्र की बहुत अच्छी मूवी है। और किस्सा कुर्सी का बहुत अच्छी मूवी थी, जिनको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, और संजय गांधी ने उस मूवी को जो है उनकी रील्स वगैरह भी जला दी थी, उनको रिलीज़ नहीं होने दिया था। बहुत अच्छी मूवी है किस्सा कुर्सी का। आप वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में दिखाया गया, पर जो करंट सिचुएशन है वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी वो चीज़ पहले भी थी, वही चीज़ चल रही है। पर पहले जो चल रही थी उसको देख के हम लोग अभी आगे बढ़ सकते, समझ सकते हो उस चीज़ों को, उसमें नहीं पढ़ना है। सही वो बात है। पॉलिटिकल जो ड्रामा है उसमें नहीं पढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो हमारे पड़ोसी कैसे है, पहला पड़ोसी कैसा है हमारा, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात मजहब, किसी भी क्षेत्र से आया हो, पड़ोसी कैसा है। दूसरा, हमारे बच्चे कहाँ हैं, पढ़ाई कैसे होगी, कैसे करेंगे, वो हो गया। और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हो गया, हमारा पूरा परिवार हो गया, वो कैसे चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जो है, ये इन चीज़ों पे अगर हमारा ध्यान होगा तो देश आगे बढ़े ना बढ़े वो तो हम आगे, देश जो है लोगों से बढ़ता है, हमारे और आपके जैसे लोगों से।
और हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है कि झंडा उठा के ही देश आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे ठीक है? कर्मों से बढ़ेगा। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने देश में कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो देना था वो लीडरशिप दे के चले गए, जिसके वजह से प्रोटेक्शन है। जो भी हो वो लोअर क्लास से अगर कास्ट का भी देखें तो वो उन्होंने काम करके गया है, लेकिन काम असली काम जो है हम लोगों को करना है। झंडा उठाना छोड़ के जो है अगर हम लोग अपने परिवार को सुधारना सही करें, हम अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने पड़ोसी के बारे में सोचें, तो देश आगे बढ़ जाएगा। देश ऐसे बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है कि किसी पार्टी का झंडा उठा लिया। पार्टी का झंडा उठाएंगे तो झगड़ा करेंगे, और वो झगड़े की जो आग है किसी और के घर में, वो वही आग की चिंगारी बन के आपके घर में आएगी। और इंसान को पहले समझ लें, हम एक भारतीय हैं, हमारी भाषा बाद में आती है, पहले हमारी नागरिकता होती है। और हम सब एक होंगे तो हमारा देश एक होगा, हम एक होंगे। तो सवाल ये था कि एक मिडिल क्लास आदमी, बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि वो जो ये क्षेत्रवाद वाली बातें की आपने। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये बात है, क्या मैं मिडिल क्लास हूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये था, एक मिडिल क्लास ना तो अपने शहर का हो पाता क्योंकि उसके शहर में सुविधा नहीं है, वो दूसरे जगह जाता है, अगर दूसरे स्टेट चला जाए, दूसरे स्टेट उसको स्वीकारेंगे नहीं, चाहे वो दूसरे शहर में रह रहा हो, हार्दिक आंतरिक स्वीकारना, तो वो वहां का भी शिकार हो जाता है, कोई भी स्टेट का हो। उसके बाद उसकी जिंदगी ईएमआई लोन पर चलती है जी। पैसा और पैकेज वो होगा, ईएमआई लोन जो आपकी जाती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, वो भी स्टेट हर एक गवर्नमेंट को स्कीम में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। और ग्रोथ डेवलपमेंट में पैसा खर्चा होना चाहिए, तो उनके जेब में जाता है, आपके घर तक नहीं पहुंचता है। और उस बंदे का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और वहाँ पे आपका डेवलपमेंट वहाँ होता है कि आपके जो लोकल किराने दुकान है या फिर जो भी दुकान है, आपका जो ग्रूमिंग है आपका लोकल है, तो वहाँ पे पैसा जाता है। जो बाहर से प्रवासी भारतीय आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है इकोनॉमी में बूस्ट आता है, वो आपके जेब तक जा रहा है। तो ये किसी के लिए भी, अगर कोई इंडियन यूएस में नौकरी करना चाहे तो सेम उसके लिए भी एप्लीकेबल है। बिल्कुल। यहाँ कोई स्टेट का, जाति का, कोई चीज का डिस्कशन नहीं करे, एक नॉर्मल डिस्कशन है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाता है तो उसके एक्सपेक्टेशंस का शिकार हो जाता मैं भी है। आपको अंकित बता रहा हूँ कि जब यूएस में था तो वहाँ के लोग जो यहाँ से जाते हैं रियलिटीज़ फैमिली को नहीं बताते, कितना प्रॉब्लम होता है, कितना नस्ल भेद होता है। लोग बताएंगे नहीं कि वहाँ पे ऐसे स्लर्स यूज़ किए जाते हैं इंडियंस के लिए। इंडियंस वहाँ पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन कहीं भी आप किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं तो अगर उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि अगर उनसे ज़्यादा कोई लोकल जो वहाँ के अमेरिकन हैं उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो जेलसी तब नहीं आती है। जेलसी कभी ऐसे नहीं आती है कि हाँ वो आगे बढ़े। जेलसी तब आती है जब वो बेरोज़गार होने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप ग्रो कर सकते हैं। आपके वहाँ के लोकल लोग, वो कंपनीज़ है, बड़ी कंपनी गूगल है या फिर जो भी फैंग कंपनीज़ है बड़ी, उसमें वहाँ के लोग जॉब करने के लायक इसलिए नहीं है कि वैसे स्टडी नहीं है उनकी, यहाँ से मेहनत करने जाते हैं उन लोग, उस कंपनी में काम कर। ऐसा नहीं है कि वो कम पैसे में काम करते। अगर एक सीईओ की अगर सैलरी देखेंगे जो इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों से बहुत ज़्यादा, और इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ही 1% में आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनकम वेल ऑफ है। बट उनको तब एहसास हुआ कि ये आ गया क्योंकि वो compete नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब वो compete अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको थोड़ा सा जेलस होता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे घर में 2 भाई 4 भाई है और एक भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो बाकी सब भाई को तो जेलस होंगे। ऐसा फीलिंग आ जाती है मन के अंदर। तो वही वहाँ के एक लोकल के अंदर फीलिंग आना स्वाभाविक है कि, बट उनको वहाँ के लोगों के द्वारा जो है बहुत ही वहाँ जो भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वो वो फ़ोन करके घर वालों को ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, हमारे साथ वैसे हो रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। वो बोलेंगे हाँ सब कुछ अच्छा है, बस टेलीफोन पे इतना ही बात होगा, ऐसे ही बात करेंगे। तो वो बाकी के बात ये कहना चाहते हैं इससे कि एक जो मिडिल क्लास आदमी है
वो कितने पापड़ बेलता है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, तो वो उसकी कंडीशन कहाँ है, वो कहाँ लटका हुआ है, उसकी हालत क्या है। मतलब वो पहले से परेशान है, सरकार भी परेशान कर रही है, सिस्टम भी परेशान कर रही है, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही है। लेकिन ऐसा कोशिश करें कि आप भी उस क्लास से फॉलो करते हैं तो अपने जो समकक्ष आप कहेंगे कि पड़ोसी ही है, आप उनको परेशान ना करें तो अच्छा है। हाँ, और एक मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रोल है देश की हमारी इकोनॉमी में बढ़ाने में, हर चीज में। मगर उसकी पर्सनल ग्रोथ क्या हो रही है, तो मेरी जितनी भी सरकार हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मिडिल क्लास लोग की तरफ भी ध्यान दो, जिससे कि वो भी उठे और समाज उठेगा। और अगर दूसरा ये, अगर सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं हर शहर में होंगी तो आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आईटी कंपनीज अगर यूपी में हो, यूपी में जिसमें जिनकी इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वो आदमी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उसका पैसा, वो उसको नया घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके कारण उसका जो कुछ पैसा वो सेव कर सकेगा और वो कहेगा फ्यूचर में कि वो रिच है। लोगों का 30 लाख का पैकेज है, 40 का पैकेज है, 50 का पैकेज है, पर उससे पूछो कि उसकी सेविंग कितनी है तो नील बटे सन्नाटा। तो क्या ये एक सोचने का विषय नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बात को अगर आप गौर से फरमाइएगा कि एक आदमी है, अगर एक इंसान है, उसको भूख लग रही है, उसके पास रोटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? झपटेगा, छीनेगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, मगर तीसरे दिन जब उसको भूख लगेगी तो पड़ोस की रोटी झपटेगा। तो शायद एक पैसा एक बेसिक जरूरत है, सबके पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि कोई आदमी उस कंडीशन तक ना जा पाए। अगर पैसा होगा, ऐसा हो गया कि किसी को आप इतना परेशान मत कर दो कि वो परेशानी ही आपकी परेशानी बन जाए, एक आपकी जिंदगी ही परेशानी बन जाए। अब एक बेसिक नीड्स हर किसी के पास अवेलेबल होगी, तो वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है कि उसकी जरूरतें हैं, ईमानदार है। एक बंदा बेईमान बनता है ग्रीड के कारण कि उसको हवस है, और एक बंदा बेईमान बनता है जब उसके पास कुछ है नहीं तो वो छीनेगा। तो कम से कम हम उस लेवल के बेईमान ना बने कि हमारे पास कुछ है नहीं और हम छीने। तो अगर हर शहर में इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ये कंडीशन तो नहीं आएगी। बिल्कुल अंकित जी, आपने जो बोला कि जो ऊपर वाले हैं, जो रिच क्लास है, वो तो लूटेंगे, और जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले बोलते हैं, जैसे कहा जाता है डेफिनेशन कि बेस क्लास है, तो वो छीनेंगे। ऊपर वाला लूटेगा और जो बेस क्लास है वो छीनेगा, और मिडिल क्लास जो है वो उसी में कंफ्यूज रहेगा कि वो करना क्या है। तो इस चीज को लेके एक मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैंने सुनी थी, आपकी पढ़ी थी पंक्तियां, बहुत अच्छी लगी मुझे। पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, इच्छाओं को मार रही। पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही, इच्छाओं को मार रही। मैं भी इसके पीछे भाग रहा, इच्छाओं को मार रहा। इच्छाएं भी ये पूरी कराता, घर परिवार संसार चलाता, अमीरी गरीबी का भेद कराता। बीच में हम जैसा लटक जाता, निर्जीव पर जीवन वर्धक है ये कागज का टुकड़ा। बिल्कुल, यानी पैसा। पैसा, बिल्कुल सही। एक बूढ़े को देखा मैंने, एक बूढ़े को देखा मैंने, पी रहा था बीड़ी, चेहरे पर झुर्रियां थी, दिख रही थी मजबूरी। मैंने पूछा क्या हुआ बाबा, किसका कर रहे हो इंतजार? उसने बताया बीवी का कराना है उपचार, कुछ पैसे जोड़ लिए, कुछ पैसों का कर रहा हूं इंतजार। मैंने सोचा एक कागज का टुकड़ा है, मैंने सोचा एक कागज का टुकड़ा है, फिर भी ना दे पाना है मेरी मजबूरी। शर्ट पैंट में इसको दिख रहा मैं अमीर हूं, क्या बताऊं मैं मध्यम वर्ग का गरीब हूं। मैं भी मदद करना चाहता हूं, मजबूर हूं, फिर चुप हो जाता हूं। मजबूर की मजबूरी बढ़ाता, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता, मान सम्मान ये दिलाता, यश कीर्ति आयुष बढ़ाता ये कागज का टुकड़ा। आज खूब बारिश है,
आज खूब बारिश है फिर भी जाना है दफ्तर, मन कहता है बस कर फिर याद आता है दफ्तर। ये कागज का टुकड़ा। नए रिश्ते इससे बनते हैं, नए रिश्ते इससे बनते हैं, बने हुए रिश्ते इससे चलते हैं। अन्याय को अन्याय दिलाता, न्याय को अन्याय दिलाता, अन्याय को न्याय। ये भरपूर है तो आप राजा हो, नहीं तो रंग। बीच में हम जैसे लटके हैं, जीवन को देता रंग। झूठी प्रशंसा ये कराता, चापलूस चमचों से मिलवाता। कौन? ये कागज का टुकड़ा। सही गलत दोनों दिशाओं की रफ्तार बढ़ाता, पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग। धर्म अधर्म दोनों कराता, न्याय के हाथ लगे तो न्याय दिलाता, अन्याय के हाथ लगे तो अन्याय दिलाता, पाखंडियों के हाथ लगे तो पाखंड फैलाता। ये कागज का टुकड़ा। ये शक्ति है, ये शक्ति है। सही हाथों में लग जाए तो अच्छा समाज बनाता, प्रेम फैलाता। गलत हाथों में चली जाए, गलत हाथों में चली जाए तो अन्याय कराता, अपराध बढ़ाता। सरकारें शक्तियों का स्रोत है, हमारी इन सब से अनुरोध है, इन शक्तियों को सही दिशा दिखाओ। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाओ, हर चीज मुफ्त नहीं पर शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त कराओ। जीवन है कुछ पुरुषार्थ दिखाओ, सही धर्म करके सामर्थ्य बढ़ाओ। शिक्षा स्वास्थ्य भरपूर फैलाओ, ये कागज के टुकड़े को किसी की मजबूरी ना बनाओ। अगर शिक्षा भरपूर मिल जाएगी, इलाज बाधा ना बन पाएगी, तो सब पर होगा भरपूर ये कागज का टुकड़ा। अगर सब पर होगा भरपूर ये कागज का टुकड़ा, देश को दिशा मिल जाएगी, प्रगति की नींव रख जाएगी। अपने अपने हृदय से पूछो, क्या जो कर रहे हो वही वो वाकई में करना चाहते हो या मजबूरी को चाहत बनाते हो? जो वाकई में करना चाहता है इंजीनियरिंग, जो वाकई में करना चाहता है इंजीनियरिंग, वही इंजीनियरिंग करेगा। बिना बात के कोई मेडिकल नहीं करेगा, एमबीए करके यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। जिस राह के लिए पैदा हुआ उसी राह पर चलेगा। ऊर्जा से अपना काम भरपूर करेगा, बिना कोशिश खूब ध्यान लगेगा। पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। मजबूरी भी अन्याय करवाती है, गौर से सुनिएगा। बिल्कुल। मजबूरी भी अन्याय करवाती है, इंसान को हैवान बनाती है। हर अपराधी से पूछो, तूने अपराध क्यों किया? कुछ हैवान थे, कुछ परेशान थे और काफियों की मजबूरी थी। ये कागज का टुकड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक मध्यम वर्ग का, वैसे हर कोई व्यक्ति आपने कविताओं में उसको समेट दिया। एक हर आदमी कागज के टुकड़े के पीछे भाग रहा है। कुछ ग्रीड के कारण भाग रहे हैं, कुछ बेसिक जरूरत के कारण भागते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग देखा जाए तो एक ही जैसा है। अगर मध्यम वर्ग एक महीने काम ना करे तो वो अपने आप से पूछ ले कि क्या वो गरीब है या अमीर ये है। प्रश्न है। तो आप सोचिएगा कि क्या आप मध्यम वर्ग के हैं। अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और क्या ये कागज का टुकड़ा हम सबकी मजबूरी नहीं? धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।